एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पैलेस्टाइन एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। इस टॉपिक में हम फ़लस्तीन और इसराइल के मसले के बारे में पढ़ेंगे, उसकी तारीख़ को देखेंगे और कौन से अहम इवेंट्स हुए हैं इस हिस्ट्री में। उसके अलावा इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट कैसी है और जो करंट स्टेटस है इस मसले का हम देखेंगे, और इसमें जो इम्पोर्टेंट एक्टर्स हैं उनका रोल हिस्ट्री से लेके अप टू डेट उसको हम देखेंगे। So before we move on to our main lecture, I would request you to kindly subscribe to my channel. So beginning with the key events, अगर हम की इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट की इवेंट हुआ है वो 638 में हुआ, जब हज़रत उमर ने फ़लस्तीन को कॉन्कर किया। सो दिस मार्क के फर्स्ट मुस्लिम जो रूल है यहाँ पे शुरू होता है। उससे पहले प्रोफेटिक रूल है, लेकिन उसके बाद जो चेंजेस आई हैं, ज्यूज़ थे फिर क्रिश्चियंस थे, ये एक गफवार चलती रही है। फिर सेकेंडली हज़रत उमर के बाद फिर ये क्रिश्चियंस के बाद चला जाता है। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी 1187 में उनको फिर कंकर करते हैं। फिर इस पर सल्जुक रूल होता है और सल्जुक के बाद फिर ये क्रिश्चियंस के बाद जाता है। फिर 1516 में ओटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया वाले इसको कंट्रोल करते हैं, बैतुल मुक़द्दस को, फ़लस्तीन को, और जिसको जेरूसलम भी आप बोलते हैं कुछ एरियाज़ को। और ये 1516 से लेके 1516 टू वर्ल्ड वार 1 तक ये रीजन ओटोमन एम्पायर का पार्ट रहता है। अगर रीजन को देखा जाए, इसमें दोनों तीनों मज़हब के लोग थे, ज्यूज़ भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम भी थे। उसके बाद जो कि इम्पोर्टेंट इवेंट फिर इसमें जो आता है दैट इज़ साइक-पिकोट एग्रीमेंट। अब ये क्या है, जब वर्ल्ड वार 1 शुरू होती है, इन द मीन वर्ल्ड वार, मिड वर्ल्ड वार में ये 1516 में एग्रीमेंट होती है सपोज़ फ्रांस और बरतानिया के बीच में, और वो ये प्लान करते हैं कि जब सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त दे देंगे और वो टूट जाएगी तो उनके जितने भी टेरिटरीज हैं वो हम आपस में बांटेंगे, आपस में रूल करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट, और ये पार्टीशन करते हैं, रीजन्स आपस में बांटते हैं। जो फ़लस्तीन का इलाका था वो चला जाता है यूके के पास, ग्रेट ब्रिटेन आप बोलते हैं उसको, या जो भी उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर थी उसके पास। अब वो वाइल देयर रूल एक एग्रीमेंट करते हैं 1970s में, ऑनगोइंग वार ही होती है जो कि जिसको बेलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। वो यहूदियों के साथ एक एग्रीमेंट उनकी होती है, ज्यूज़ के साथ। अब अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट वो ये कहते हैं कि जूइश पीपल को एक फ़लस्तीन में होमलैंड देंगे। अब इससे क्या होता है, जितने भी जूइश फ़लस्तीन से आउटसाइड थे, यूरोप की तरफ थे, उनके साथ वहाँ पे उनको थोड़ा सा मसला था, आउटसाइडर के तौर पे उनको ट्रीट किया जाता था। वो आ गए कहाँ पे, फ़लस्तीन पे, विद द प्लानिंग, और इनकी एक प्री प्लानिंग थी। अपनी ऑर्गेनाइजेशन 1897 में ही उन्होंने खड़ी की थी, और 1897 में अपना इवेंट जो कि अब ये जो क्रॉस वाला है, डेविड के क्रॉस वाला जो झंडा है वो उन्होंने बना लिया था पहले ही। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो बरतानिया की गवर्नमेंट होती है वो कोशिश करती है कि जो ज्यूज़ और अरब से वो आपस में मसले को सेटल करें, लेकिन अरब जो होते हैं वो कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ज्यूज़ है वो तो ठीक है, लेकिन ये बाहर से क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे लैंड भी परचेस कर रहे हैं और यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन है उनकी। लेकिन इस चीज़ को हल करने के लिए बरतानिया क्या करती है, 1939 में सेंट जेम्स कॉन्फ्रेंस बुलाती है, और इस कॉन्फ्रेंस में दोनों को बैठा के एक मसले का हल निकालने के लिए कहती है, लेकिन इस पर कोई राज़ी नहीं होता। अब उसके जवाब में क्या करती है, बरतानिया अपनी तरफ से एक प्रपोजल देती है जिसको मैकडोनल्ड वाइट पेपर्स कहते हैं। अब ये जो वाइट पेपर्स है ये बिल्कुल बेलफोर डिक्लेरेशन के अगेंस्ट है। अगर कोई भी बंदा ये जस्टिफिकेशन दे कि भाई देखें, वैसे तो जो कि लीग ऑफ नेशन का प्रीएम्बल है, उनका जो कोवेनेंट है उसके मुताबिक जितनी भी इसके जो सल्तनत उस्मानिया के स्टेट थे वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बनेंगे। उसको वायलेट किया, उसका जो रेफरेंस देते हैं बेलफोर डिक्लेरेशन का, उसको मैकडोनल्ड वाइट पेपर ने ख़त्म किया। इस पेपर्स में ये था कि जो फ़लस्तीन का इलाका है वहाँ पे कोई 2 स्टेट नहीं होगा, सिर्फ एक स्टेट होगी, और उसमें ज्यूज़ और अरब्स मिलके गवर्नमेंट करेंगे। नंबर 3, जो कि दूसरे ज्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। नंबर 4, वहाँ पे लैंड वगैरह जो सेल होगी वो नहीं होगी। इसको ज्यूज़ ने बिल्कुल रिजेक्ट किया। और फिर इसके साथ एक इशू ये हुआ कि ये 1939 में हुआ, और इस टाइम आपको पता है वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई। इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी हुई ही नहीं, ना ही इसको इतना कोई काउंटर सपोर्ट भी मिला, क्योंकि ज्यूज़ डिड नॉट एक्सेप्ट इट। फिर क्या होता है कि जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होती है, 1945 में आपकी यूएन बन जाती है, तो ब्रिटिश कहती है कि भाई हमसे ये चीज़ नहीं हो रही है, आप इसका कोई हल निकालें।
अब यूनाइटेड नेशन क्या करती है, उनकी रेजोल्यूशन है 181। अब उस रेजोल्यूशन के तहत वो कहते हैं कि हम 2 स्टेट बनाते हैं, एक बनाएंगे आपके ज्यूश स्टेट, एक बनाएंगे अरब स्टेट। 56% हम देंगे ज्यूज़ को और 44% हम देंगे अरब्स को, और एक उनका जो सिटी है जेरूसलम का, उसको हम इंटरनेशनल सिटी बनाएंगे। अब ज्यूज़ जो होते हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, अरब लीडर्स इसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो 1 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं विच इज़ फ़लस्तीन, और वो इसको रिजेक्ट करते हैं। बहरहाल आगे चलें तो इसके नतीजे में पहली 1948 में अरब इसराइल वार लगती है, और जिसका मतलब जो रीज़न होता है, क्योंकि 1948 में इसराइल जो होता है अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान करता है, तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी उसमें इन्वेट कर देती है, और इसमें इसको जो कहते हैं फर्स्ट नकबा को बोलते हैं। कैटास्ट्रोफिक नकबा का मतलब है कैटास्ट्रॉफी, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस जो होते हैं डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसराइल को वेस्टर्न सपोर्ट होती है तो वो इजीली काउंटर कर जाता है जो भी कंट्रीज़ होती हैं, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजिप्ट वगैरह, उनके अटैक्स को। और अरब्स काफ़ी यहाँ से जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ होती है वेस्ट बैंक से लेके जॉर्डन और सीरिया, वहाँ चले जाते हैं। फिर 1956 में अरब इसराइल वार होती है, जिसमें भी के अरब्स होते हैं उनको डिफीट होती है। और फिर 1967 में वार होती है, जिसको 6 डे अरब इसराइल वार बोलते हैं, जिसमें इसराइल क्या करता है वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम और अदर टेरिटरीज जितनी भी होती हैं उनको वो कैप्चर कर लेता है। दिस वाज सिग्निफिकेंटली अल्टर द पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड इंटेंसिफाई द कॉन्फ्लिक्ट। पूरा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था चेंज होगा, क्योंकि इसमें अरब्स को, जितनी भी अरब्स की कंट्रीज थी उनकी इन्वेजन को काफ़ी धचका लगा था। जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, लेबनान, ये सारे कंट्रीज़ ने मिलकर इन पर अटैक किया था। फिर 1973 में योम कपूर वार है, जिसमें इजिप्ट और सीरिया ने अटैक किया था। इस वार में भी मतलब इनको मतलब इनिशियल एडवांटेज मिलता है अरब्स को, लेकिन आफ्टर दैट फिर वो रिपल करना जब करते हैं शुरू इसराइली, तो वो फिर अपने बाउंड्रीज तक ही महदूद हो जाते हैं। फिर एक सीरीज़ ऑफ एग्रीमेंट होती है, कैंप डेविड अकॉर्ड्स, इजिप्ट और इसराइल के बीच में ये होता है, और वो अपने आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। इन दैट रिस्पॉन्स 1987 में हमास की क्रिएशन होती है। शेख अहमद यासीन को बुनियाद रखते हैं, क्योंकि जो कि स्टेट्स थी वो समझ गई थी कि अब इसराइल का काउंटर करना उनके लिए इतना वो इजी नहीं है, टफ है, तो वो बैक स्टेट चले जाते हैं, उनके इंटरनल इतने प्रॉक्सीज करके इश्यूज़ कर लेते हैं, तो वो उसको काउंटर नहीं कर पाते। लेकिन फिर उसके बाद एक नॉन स्टेट एक्टर आप कह सकते हैं, उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जिसमें हमास आ जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसमें ओस्लो अकॉर्ड्स है 1993 का, ये एक सीरीज़ ऑफ एग्रीमेंट है। इसराइल फ़लस्तीन की जो PLO होती है, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1960s में आई थिंक प्रोबेबल ये बनी होती है, या फिर अरफात इसको लीड करते हैं। एम्ड एट अचीविंग अ पीस सेटलमेंट लीडिंग टू लिमिटेड पैलेस्टीनियन सेल्फ गवर्नमेंट्स इन द पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाज़ा। अब ये आपस में एग्रीमेंट करते हैं, जिसके नतीजे में फ़लस्तीन और गाज़ा में एक हद तक एक सेल्फ गवर्नमेंट बन जाती है, जो स्टिल अभी भी जो कि एक सेपरेट पार्ट्स ऑफ फ़लस्तीन। अब जो इसके साथ मसला जो है, इसमें एक तो जेरूसलम का मसला है। दोनों कहते हैं कि जो जेरूसलम का सिटी है वो उनका कैपिटल है, मेकिंग वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस इश्यूज इन द कॉन्फ्लिक्ट। फिर राइट ऑफ रिटर्न, फ़लस्तीनी जो रेफ्यूजीज़ है अब वो अपने होम्स में आना चाहते हैं, जो कि 1948 में डिस्प्लेस हुए। अब ये एक डिबेटेड टॉपिक है कि वो आए या नहीं आए। जब पहली वार हुई उससे लेके अब तक जितनी भी वार्स हुई, हर वार में ये डिस्प्लेस्ड होते हैं, हर वार में ये दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ में जाते हैं। अब फ़लस्तीनी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो हमारे ऑलरेडी बाहर लोग हैं वो भी अंदर आ जाए, जो कि इसराइल इस चीज़ पे भी नहीं मानता। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत हैं, दोनों का ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते। अब वहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स है उसको नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और फिर जो वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन से वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। हमास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है गाज़ा में, और एज अ पॉलिटिकल फोर्स भी है वहाँ की। सो दैट इज़ क्वाइट अ बोन ऑफ कंटेंशन, और ये बहुत एक टफ सिचुएशन है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो मेन थिंग यही है कि जब तक इंटरनली बैठ के अगर वो नहीं बनाएंगे तो ये इशू नहीं हो सकता। अब तो खैर चीज़ें बहुत ही आगे जा चुकी हैं। अब इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट को अगर हम देखें तो US सपोर्ट
बहुत रही है। पहले दिन से लेके, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हर एक चीज़ में यूएस हैज़ बीन ऑन द फोर फ्रंट। इतना इसराइल का इतना दबदबा है, इतना पावर है कि हर आने वाला यूएस प्रेसिडेंट ये वादा करता है कि वो सही से इसराइल को प्रोटेक्ट करेगा। इसराइली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और उनकी लॉबी इतनी मजबूत है कि इवन जितनी भी इलेक्शन कैंपेन्स यूएस की होती है, वहाँ पे ये एक मैनिफेस्टो का हाईएस्ट पॉइंट होता है कि सबसे ज़्यादा इसराइल को कौन प्रोटेक्ट करेगा। फिर यूएन रेजोल्यूशंस की बात की जाए, बहुत सारी यूएन रेजोल्यूशन पास किए, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि या तो वो वीटो हो जाता है या उस पर मतलब कोई भी एक फॉलो अप रूल नहीं होता। रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन, over 130 countries recognize Palestine as a state and it was granted non-member observer state status at the UN in 2012। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, फ़लस्तीन के काज की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दुनिया की 130 कंट्रीज़ उसको एज अ स्टेट मानती है, एज अ कंट्री मानती है। फिर 2012 में यूएन ने उसको एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया है। अब ह्यूमैनिटेरियन इशू ये बहुत ही बड़ा है। जब भी वार होती है, जो चाइल्ड होते हैं, जो वुमेन होते हैं, उनके साथ इतना बड़ा मसला हो जाता है कि उनको कोई ना रिसोर्स होता है, खाने पीने की चीज़ें उनको नहीं होती हैं। इकोनॉमिकली एक टर्न आउट स्टेट है। अब रिसेंटली वार में तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोग जो हैं फ़लस्तीन के शहीद हुए। सो दैट इज़ द बिगेस्ट इशू, जहाँ पे खाने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं होती है। फिर वायलेंस से कैजुअलिटीज़, वो तो मतलब आप समझिए कि हर इवेंट में ये होता है कि बस हज़ारों की तादाद में, अक्सरियत हज़ारों की तादाद होती है फ़लस्तीन की तरफ से, और इसराइल की तरफ से भी कुछ सिविलियंस और आर्मी के लोग भी मारे जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन। और जो ऑन गोइंग मसला हुआ है, इसमें तो खैर दुनिया ने इसको ओपनली विटनेस किया है कि कितनी लीथल। अब इसकी रिसेंट डेवलपमेंट्स को देखें। एक तो नॉर्मलाइजेशन की एग्रीमेंट से, जिसमें अरब कंट्रीज़ में यूएई, बहरीन, उन्होंने अपने रिलेशन इसराइल के साथ नॉर्मल किए और रीजनल डायनामिक्स में एक बड़ी चेंज लेके आए हैं। फिर प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स भी आई हैं। वेरियस क्रॉस रूट मूवमेंट्स एडवोकेट फॉर पैलेस्टीनियन राइट्स इंक्लूडिंग कैंपेन्स फॉर बाइकॉट और डिसइन्वेस्टमेंट सैंक्शंस अगेंस्ट इसराइल। ये हर अरब कंट्रीज़ में और दुनिया के जहाँ जहाँ भी सिंपैथी रखते हैं फ़लस्तीन के लिए, वो इसको एक्नॉलेज करते हैं और मूवमेंट को चलाते हैं। आज गोइंग टेंशंस को हम देखें तो ये बहुत ही बड़े टेंशंस थे, पर्टिकुलर गाज़ा और वेस्ट बैंक में। और इसका मैंने आपको बताया भी कि तकरीबन 50,000 के करीब लोग शहीद हुए हैं फ़लस्तीन की तरफ से और काफ़ी सारे इसराइल की तरफ से भी, लेकिन द नंबर इज़ वेरी मच डिस्ट्रक्टिव फ्रॉम गाज़ा। अब 7 अक्टूबर 2023 का जो इवेंट है, सरप्राइज़ अटैक था हमास की तरफ से। उन्होंने एक सरप्राइज़ अटैक किया इसराइल पे गाज़ा स्ट्रिप के थ्रू और रॉकेट फायर किए, जिसके नतीजे में ये वार एस्केलेट हुई और एक डेवास्टेटिंग इवेंट तक पहुंच गई। बहुत बड़े इसके साथ साथ वाक़े जुड़े हुए हैं। इस्माइल हानिया की डेथ हो गई, जो हमास के लीडर थे। उसके अलावा हसन नसरुल्लाह, जिसका रिसेंटली फनरल हुआ है स्टेट लेवल पे, ये हिजबुल्लाह के जो लीडर थे वो शहीद हुए। फिर उसके बाद जो सेकंड लीडर था हमास का, याह्या सिनवार, उनको शहीद किया गया। दैट मीन्स के जो रीजन है उसकी कोई एक भी पॉइंट नहीं छोड़ी गई है। ईरान पे अटैक हुआ जहाँ पे इस्माइल हानिया को मतलब शहीद किया गया। सो दैट मीन्स के ये जो इवेंट है वो काफ़ी लीथल और काफ़ी मतलब एक सरप्राइजिंग इवेंट रहा है अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। अब लीगल स्टेटस की बात करें तो आर्टिकल 22 जो होता है लीग ऑफ नेशन का, वो उसका ये था कि जितने भी सल्तनत उस्मानिया की स्टेट्स हैं वो उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होगी। इनकी इतनी हैसियत है, चाहे सीरिया हो, आपका सऊदी हो, जितने भी ये पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर थे वो अलग स्टेट बनेगी। और अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, अब ये आर्टिकल है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की। अगर वो कहता है कि वो अलग इंडिपेंडेंट स्टेट होगी तो बेलफोर डिक्लेरेशन एक प्राइवेट एग्रीमेंट है, उसकी कोई हैसियत नहीं बचती। फिर उसके बाद अगर हम इसकी स्टेट की आप अगर हिस्ट्री देखें तो उसकी हिस्ट्री हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से चली जाती है, इवन बैक टू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो अपनी लोगों को जैसे इजिप्ट से लेके यहाँ पे आते हैं, फिर वो लोग वहाँ यहाँ पे आबाद होते हैं, या इवन उससे पहले भी लोग थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वहाँ पे होते हैं
किंग बनते हैं, फिर हज़रत सुलेमान होता है, फिर उसके जो बाकी के लोग होते हैं उनको बेबीलोनियन इराक से आके उनको 587 BC में, 587 साल हज़रत ईसा से भी पहले उनको डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। फिर साइरस जो आता है, द साइरस द ग्रेट ईरान का, वो उनको हेल्प आउट करता है। द हिस्ट्री ऑफ फ़लस्तीन इज़ वे ओल्ड। अब इसमें थोड़ा सीज़ फायर की बात करें तो ये 2 जनवरी 2025 में सीज़ फायर की एग्रीमेंट हुई है। 15 माह का ये जो मसला था उसको थोड़ा सा काम किया गया है, और इशू तो वोलेटाइल है, ये फिर कभी भी फट सकता है, जब भी इसराइल का दिल चाहे वो तभी भी अटैक कर सकता है। सो गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आई नीड योर सपोर्ट। गुड बाय टिल नेक्स्ट।